नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7। मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। आज हमारे साथ मौजूद है शाहाबाद जोन के आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष। आइए स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सबसे पहला मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी सबसे पहली बार इस चुनाव में शिरकत कर रही है, तो आपके पार्टी का क्या विजन है बिहार को लेकर के? ये बात सत्य है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग पहली बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं और पूरी मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ने के प्रयास में हैं और तैयारी भी इसके लिए चल रही है। और 5 मुद्दों पे हम लोग चुनाव कैंपेन, पूरा थीम हम लोगों का 5 मुद्दों पे ही है। पहला हम लोगों ने रखा है कि मुफ्त शिक्षा। पहला मुद्दा हमारा मुफ्त शिक्षा, दूसरा मुद्दा हमारा मुफ्त चिकित्सा, तीसरा भ्रष्टाचार और भय मुक्त समाज, चौथा मुद्दा हमारा है रोजगार युक्त युवा और 5वां मुद्दा है खुशहाल किसान। इन 5 ही मुद्दों पे हम लोग चुनाव यहाँ लड़ेंगे। बाकी तमाम पार्टियां अलग अलग मुद्दे लेकर के आती हैं, लेकिन उन सबों से हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोगों की राजनीति ही इन 5 मुद्दों पे खड़ी हुई है और हम लोगों ने लगातार तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में स्थापित हुए हैं, तो इन्हीं 5 मुद्दों पे हम लोग यहाँ बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे। जी, तो आपने 5 मुद्दे बताए, जिसमें आपने एक मुद्दा बताया जो कि बहुत अहम मुद्दा है, रोजगार युक्त युवा। इसको लेकर के आपके दिमाग में क्या क्या योजना है आपके पार्टी में? देखिए, हम लोगों का मानना यह है कि रोजगार की कमी नहीं है बिहार में। रोजगार देने वाले की नीयत में कमी, वो देना नहीं चाहते हैं। रोजगार है, आप पता करिए, अगर आपके पास डेटा होगा, नहीं होगा तो आप गूगल वगैरह से इकट्ठा कर लीजिए, मिल जाएगा। लाखों की तादाद में सरकारी पदे रिक्त हैं यहाँ पे, निचले स्तर से लेकर के, पंचायत स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, हर कार्यालयों में। आप किसी कार्यालय में चले जाइए, वहां पूछिएगा कि यहाँ टोटल कितने कर्मचारी हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वहां होना चाहिए था 10 लोगों को कार्य करने के लिए, वहां 2 ही लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार का विकास भी नहीं हो पाएगा। अब इतना वर्कलोड रहेगा किसी एक व्यक्ति पे, तो वो कैसे काम कर पाएगा? एक तो वो चीज है, और दूसरी कि किसी का अवसर जो है वो लेकर के बैठा हुआ है व्यक्ति। आप वहां नियुक्त करिए लोगों को, हमारे पास रोजगार के लिए बहुत सारे साधन हैं। अब दूसरी बात ले लीजिए, आप सासाराम में, सासाराम प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पहाड़ है, जंगल है, झरने हैं, माजरकुंड आप जानते हैं, तुतला भवानी है, ताराचंडी धाम है। तो यह रोजगार देने लायक नहीं है। अगर इसको हम अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दें तो यह रोजगार देगा, हजारों की तादाद में रोजगार देगा। आप यहाँ रोपवे बनाइए, यहाँ झूला बनाइए, यहाँ प्रशासन की व्यवस्था मुस्तैद करिए, तो जो अब तक परिवार के साथ लोग जो इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, वो स्पॉट हमारे पास है, वहां जाएंगे लोग। जब वहां पर्यटन स्थल बन जाएगा अच्छे रूप से, तो वहां जब पर्यटकों का आना होगा तो वहां जाहिर सी बात है, स्वभावतः वहां दुकान खुलेंगे। दुकान खुलेगा तो रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। उन लोगों को घुमाने के लिए गाइड की जरूरत होगी। गाइड कौन बनेगा? यहाँ के लोकल लड़के बनेंगे, वो बताएंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, कब की है, सारी चीजें बताएंगे। अब जब लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो उनके लिए टैक्सी भी चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, ट्रेवल एजेंसी खुलेंगी, रहने के लिए होटल चाहिए, कई सारे होटल भी खुलेंगे। तो ये क्या है? ये जॉब तो क्रिएट हो ही रहा है ना। तो ये सब कौन करेगा? ये ना आप कर सकते हैं अकेले, ना मैं कर सकता हूं, ये सरकार कर सकती है। और सरकार की नीयत में खोट है जी, सरकार चाहती नहीं है। यह चाहती सरकार तो 1-2 साल में ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसमें निवेश करने की जरूरत है, और ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई आउटकम नहीं है। अगर सरकार यहाँ निवेश करे तो आप वहां टिकटिंग सिस्टम रखिए, तमाम तरह के रेवेन्यू रखिए, जो दुकान वहां लगाएंगे वो आपको रेवेन्यू देंगे, तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है जी रोजगार देने के लिए। तो इस तरीके से ये तमाम चीजों को हम लोग विकसित करेंगे और रोजगार देंगे, सरकारी से लेकर के निजी तक सारा चीज हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। जी, अभी तक जितने भी सरकार यहाँ पे कार्यरत हुए, जितने भी विधानसभा में, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे को लाए, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है सासाराम में जो सड़क है, अभी बारिश हो जाती है तो पूरे सड़क भर जाते हैं। सब लोग इधर उधर के मुद्दे को लेकर के आते हैं चुनाव में और लड़ते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन सड़क उसी तरह से अभी भी है जो पहले था, वो आज भी है। आपकी पार्टी का क्या मत है इसको लेकर के? क्या आप लोग आएंगे तो लोग उम्मीद करें आपकी पार्टी से? देखिए, हमारे जो भी यहाँ से कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए,
उनका मैनिफेस्टो संभवतः तैयार हो गया है, आप तक नहीं पहुंच पाया, अलग बात है, पहुंच जाएगा आप तक भी। उस मैनिफेस्टो में साफ हम लोगों ने लिखा है कि सासाराम की मूल समस्या एक है जाम। आप अगर चाहते हैं कि फैजलगंज अपने ऑफिस से कोई रिपोर्ट कवर करने के लिए धर्मशाला चले जाएं, तो यह मुश्किल से 5 से 7 मिनट का रास्ता है, लेकिन आपको आधा घंटा जर्नी करना पड़ता है, करता है ना। तो ये जाम यहाँ की समस्या है। दूसरी जल जमाव, बरसात के दिनों में आधा सासाराम तो डूब जाता है। तो ये भी हमारे मैनिफेस्टो में है, इसको कैसे ठीक करेंगे आपको थोड़ी सी संक्षेप में हम बता देते हैं। तीसरी, जैसे जाम की समस्या है, यहाँ जाम के लिए 3 ही चीज जिम्मेवार है। एक तो बेतरतीब ढंग से जो रोड पे फुटपाथी दुकानदारों का जो ठेला वगैरह दुकान लगता है, ये एक जिम्मेवार है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ की नगर पालिका जो है, नगर परिषद, वो कर सकती है। जो नीयत ठीक नहीं है, नहीं कर पा रही है, या स्थानीय राजनीतिक लोग इसको ठीक नहीं होने देना चाहते हैं, उसके लिए शहर में 2-3 वेंडिंग जोन बनाने की जरूरत है। आप जगह चिन्हित कर दीजिए, आइडेंटिफाई कर दीजिए, जिला प्रशासन कर सकती है, चाहे डीएम साहब हो या नगर निकाय के लोग हो, वो कर सकते हैं। आप वेंडिंग जोन बनाइए, सब्जी मार्केट के लिए अलग जगह चिन्हित कर दीजिए, 2-3 सब्जी मार्केट बना दीजिए, लोग अलग अलग जगहों पर ठेला और दुकान नहीं लगाएंगे तो रोड खाली होगा। यहाँ पार्किंग बनाने की जरूरत है। सासाराम में रेलवे की पार्किंग को छोड़ दिया जाए तो कोई एक और भी पार्किंग नहीं है, यहाँ नगर पालिका का कोई पार्किंग नहीं है। लोग, चूंकि यह जिला मुख्यालय है, बड़ी तादाद में लोग प्रतिदिन आते हैं, गांव से, घर से, कुछ न कुछ काम के लिए, शॉपिंग के लिए, तमाम तरह कोर्ट कचहरी। लेकिन अब लोग आए, 2 पहिया से आए, 4 पहिया से आए, तो उनकी गाड़ियां कहां खड़ी होंगी? जाहिर सी बात है कि रोड के किनारे लगाएंगे, काम करेंगे, जाम तो होगा ही। तो पार्किंग की जरूरत है। ये 2-3 पार्किंग जो है हम लोगों ने रखा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम लोग पार्किंग स्पॉट आइडेंटिफाई कराएंगे और पार्किंग बनवाएंगे। जरूरत पड़ी, जगह कम है तो मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाएंगे, पैसा लगेगा तो मल्टी स्टोरेज बनाएंगे, 2 मंजिला 3 मंजिला भी पार्किंग हम लोग बनाएंगे। तो ये 2-3 पार्किंग भी बनाएंगे, तो जाम में ये भी सहायक होगा, जाम को हटाने में। तीसरी बात, यहाँ देखेंगे ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं हो पाती है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए स्थानीय जो जिला पुलिस है वो लगती है। अब बताइए, जिन सिपाही को कोई ट्रैफिक का ज्ञान नहीं है, वो ना तो ट्रैफिक कैडर का है या ना ही उसको कुछ पता है कि कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करना है, वो क्या करेगा? आप देखिएगा ना कभी जाके, वो जहां जगह देखते हैं, ठीक है आप आ जाइए, हाँ आ जाइए, जब जाम हो जाता है तो छोड़ के जगह भाग जाते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा शहर बड़ा, ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ ट्रैफिक थाना लगाया जाए, स्थापित किया जाए, ट्रैफिक पुलिस और सिपाहियों की यहाँ नियुक्ति की जाए ताकि वो ट्रैफिक को अच्छे से कंट्रोल कर सके। उनके पास चालान वगैरह का भी व्यवस्था अदर शहरों की तरह, ताकि जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनका चालान भी काटा जाए। इससे स्थिति ठीक हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सासाराम शहर में लगभग 4-5 चौराहे हो चुके हैं। इन चौराहों पे ट्रैफिक सिग्नल का होना बहुत जरूरत है। यहाँ कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो अब लोग ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल यहाँ लगाने का काम करेंगे, वो हम लोगों के चुनावी घोषणा पत्र में है इस विधानसभा के लिए। तो इन 3-4 चीजों से हम लोग जो है सासाराम को निजात दिलाएंगे। एक बात और थी, जो हम बात है जल जमाव कैसे होगा। आप देखेंगे फेज 1 का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बन रहा है, तकरीबन 1.5 साल हो गया, कहीं कोई प्रोग्रेस नहीं, कहीं भी आधा किलोमीटर भी ऐसा जगह नहीं है जहां पूरा ड्रेनेज का काम फाइनल हो गया हो। हर जगह कहीं यहाँ बनाया गया, कहीं वहां बनाया गया, छोड़ करके आधा पूरा, आप जिस रास्ते से आए हैं आप देखिए टोटल ड्रेनेज का ये चलते पूरा रास्ता खराब है, छोड़ दिया गया है। कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। सरकारी काम होता है, चाहे किसी विभाग का हो, बुडको का हो, नगर आवास विभाग का हो, नगर पालिका का हो, एक चपरासी तक सरकार की तरफ से नहीं आता है कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, देखने के लिए। पब्लिक शिकायत भी करती है तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये कौन ठीक करेगा? ये सरकार का काम है ना, यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि का काम है। वो सारी चीजें हम लोग ठीक करेंगे। फेज 2 का ड्रेनेज निर्माण के लिए अभी तक अनुमति नहीं मिला है, उसको हम लोग स्वीकृत कराएंगे और फेज 2 में भी ड्रेनेज जो है सिस्टम बनाएंगे, ताकि वार्ड 34 वगैरह जो डूबता है पहाड़ के पानी से, उसके से हम लोगों को निजात मिलेगा, शहर को निजात मिलेगा। तो इस तरीके का हम लोगों के पास प्लान है, एक लेआउट है, और हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हारना जीतना अलग विषय है, लेकिन हम अपने मुद्दे डाइवर्ट नहीं करेंगे जी। हमारा जो मुद्दा है उन्हीं मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। सर, सबसे बड़ी जो चीज होती है चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए, वो फेस होती, चेहरा। और लगभग विधानसभा में सभी पार्टी जो भी सक्रिय रूप से लड़ने वाले हैं उनके पास चेहरा है। लेकिन जो आपकी पार्टी है
उस पे सर आप चेहरे को लेकर के क्या कहेंगे? सीएम फेस के लिए कौन अभी आगे चल रहा है? देखिए हम लोगों के लोकतंत्र के जो ढांचा है उसमें तो यह है कि लोगों को अपना विधायक चुनना होता है, विधानसभा का सदस्य चुनना होता है, और विधानसभा के सदस्य जो है वो मुख्यमंत्री अपना चुनते हैं। ठीक है, यह पब्लिक का काम नहीं है सीएम का फेस आइडेंटिफाई करना या सेलेक्ट करना। हम लोग का जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें तो इस पे एक बात मेरा और भी कहना है कि इस पे ये पब्लिक का काम नहीं है। और रही बात आपने कहा हर पार्टी के पास, हाँ, पब्लिक के काम तो नहीं, लेकिन फिर भी पब्लिक कहीं ना कहीं चेहरे को लेकर के अपना अट्रैक्शन और दिखाती है। जैसे कि पिछली बार महागठबंधन में हम लोग चेहरा देखे थे नीतीश कुमार, और तो उस तरह से जो पब्लिक जब चेहरा देखती है तो शायद कुछ ना कुछ अट्रैक्शन उसके मन में और कुछ ना कुछ उम्मीदें जगती हैं। यही कारण है ना पिछड़ने का। 30 साल में बिहार के लोग 15 साल से, फिर बारी बारी से 15 साल से चेहरा देख करके तो वोट देते हैं। लोगों से जाके पूछिए, कोई सवाल नहीं है मन में, कोई दिक्कत नहीं है, 30 साल में सब कुछ ठीक हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो इसका कारण है कि आपने चेहरा देख करके दिया, आपने जात देख करके दिया, आपने धर्म देख करके वोट दिया, आपने क्वालिटी देख करके नहीं दिया, आपने कैंडिडेट के अंदर की मेरिट को देख करके नहीं दिया, आपने कैंडिडेट के जमीनी संघर्ष को देख करके नहीं दिया, आपने कैंडिडेट को ये नहीं देखा कि उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या करना चाहता है, आपने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है बिहार का पिछड़ने का। जब तक कैंडिडेट सामने नहीं होंगे तब तक जनता कास्ट ही नहीं देखती है। मान लीजिए मेरिट देखना है, डिमेरिट देखना है, जमीनी हकीकत, तो उसके लिए कैंडिडेट का सामने रहना तो जरूरी है, फेस तो जरूरी है, तभी तो उसके बारे में जनता कुछ सोचेगी, विचारेगी, या फिर उसके मेरिट डिमेरिट को सोचेगी। एक बात मुझे बताइए, लालू यादव जी आरजेडी के बड़े नेता हैं, सुप्रीमो हैं, उनका भी एक फेस है। ठीक है, पब्लिक परसेप्शन चाहे जो भी हो, लोग कहते हैं गलत है, उसकी सजा भी भुगत रहे हैं, तो क्या लोगों को उनके फेस पे वोट देना चाहिए? वो तो सर लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किनके फेस पर वोट देंगे, क्या करेंगे। लेकिन सर मैं जो सीधा सवाल था कि सीएम फेस के लिए किन किन चेहरे को आप सामने लाना चाहेंगे, उस पर हम आना चाहेंगे, क्योंकि फिर इधर उधर भटक जाने पर फिर पूरी राजनीति बिहार की तो बहुत दिक्कत में आ जाती है। लेकिन फिर भी आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार फिर एक बार मैंने कहा आपसे, दूसरी बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, हमारे जो भी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होंगे वो यह तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है किसी विधायक में से हो सकता है हमारा कैंडिडेट सासाराम से जीत जाए, हो सकता है यही मुख्यमंत्री हो जाए। जी, तो आप अभी कोई फेस जनता के सामने नहीं रखना चाहेंगे? जी नहीं, हमारी पार्टी का फेस से ज्यादा वैल्यूएबल है मुद्दा, हम किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे पास सारे लोग कहते हैं ना हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे लोगों के पास अवसर भी था 15-15 साल करने का, लोगों ने क्या किया? अगर उन लोगों ने किया होता तो आज बिहार की स्थिति ये नहीं होती। लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि पूरे देश के लोग इधर उधर जा रहे थे, लेकिन फोकस मीडिया अटेंशन किसके तरफ था? मीडिया का अट्रैक्शन किसके तरफ था? बिहार के बॉर्डरों पे था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तो बिहार के ही बाहर थे। ये हालात किसने पैदा किया? बिहार को लेबर फैक्ट्री किसने बनाया? बिहार सिर्फ लेबर फैक्ट्री बनकर रह गया है कि जिन राज्यों को जरूरत है फैक्ट्री चलाने के लेबर, बिहार से लेबर जाओ लेके आओ। अभी आप देख लीजिएगा अपने शहर से भी कई सारी जगहों से लोग जो है वो कंपनियां भेज रहे हैं, टिकट भेज रही हैं, ठेकेदार आए हुए कंपनियों के, और लोगों को एडवांस 3-3 महीने का पेमेंट दे करके और लेके जा रहे हैं वापस। क्यों? क्योंकि वो लॉकडाउन में, कोरोना काल में वो आए थे घर इस बात के लिए कि जाएंगे वहीं नमक रोटी खाएंगे, खेती गृहस्थी कर लेंगे, कोई छोटा सा रोजगार कर लेंगे, वही रहेंगे। लेकिन बीते 5 महीनों में यह नहीं हो पाया जी, वापस उनको मजबूरन में जाना पड़ा। तो तो आप सुन रहे थे चुनाव अभियान के अध्यक्ष जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें साझा की और बहुत सारी बातें हुई। आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।